हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जो कि बीए, बीएससी एंड बीकॉम का कोकरिकुलर का कोर्स होता है, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में करने के लिए आते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं और 75 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसका सिलेबस हमारा होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का टोटल 4 यूनिट। 2 यूनिट ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, जिनके अंदर 3-3 पार्ट्स हैं। ओके, ये है हमारी यूनिट 3, जिसके हमारे 2 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट जो है हमारा यूनिट 3 का, वो क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। यूनिट 3 का पार्ट फर्स्ट है हमारा, जिसका टाइटल है योग तथा ध्यान, यानी योगा एंड मेडिटेशन। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दिया गया है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। जो योग शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, संस्कृत भाषा की, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि योग संस्कृत की किस धातु से बना है। जो योग शब्द होता है वो संस्कृत की किस धातु से बना है, ये बना हुआ है हमारा युज धातु से, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि संस्कृत में युज शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृत में युज शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, या फिर गठबंधन करना और अपना ध्यान केंद्रित करना, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है। तो जो योग होता है वो मोक्ष को प्राप्त करने का हमारा एक रास्ता होता है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है। भगवत गीता में सबसे अधिक जो कर्म योग है उस पर बल दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, याद रखना। देन दिया है कि योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो योग होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, मन पर नियंत्रण रखना। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं। जो योग होता है उसके हमारे 8 चरण होते हैं, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए जो बताए गए हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है। परहेज या फिर बचाव से संबंधित योग होता है हमारा यम, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि यम यानी कि सामाजिक अनुशासन के नियम में क्या सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, यानी ये सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सन्निहित है। इसमें सन्निहित होती है स्वच्छता, ठीक है, ऑप्शन ए इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा। शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सन्निहित होगी, स्वच्छता। देन दिया गया है कि मन को पवित्र करने हेतु क्या आवश्यक है। मन को पवित्र करने हेतु आवश्यक होता है प्राणायाम, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 पर दिया है कि शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को किसी विशेष मुद्रा में रखने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आसन, ठीक है, किसी एक विशेष मुद्रा में रखना आसन कहलाएगा, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया है कि प्राणायाम का उद्देश्य है। प्राणायाम का उद्देश्य होता है शरीर की आवश्यक ऊर्जा को उद्दीप्त करना, शरीर की आवश्यक ऊर्जा को नियमित करना और शरीर की आवश्यक ऊर्जा को हार्मोनाइज करना। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया है कि इंद्रियों को वश में रखने संबंधी योग का चरण है। इंद्रियों को वश में रखने संबंधी योग का चरण होता है हमारा प्रत्याहार, ऑप्शन सी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि ध्यान की पराकाष्ठा किस में होती है। जो ध्यान होता है उसकी पराकाष्ठा किस में होती है, समाधि में। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की जो हमारे क्वेश्चन पेपर है 2022, 2023 एंड 2024, वो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाकर उसकी वीडियोस देख लीजिए। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस जो है हमारे वो रिपीट होकर आते हैं, आप लोग एक बार ध्यान से देखना, खुद को ही आपको पता चल जाएगा कि 2023, 24 और जो हमारा 22 है उसमें कितनी सिमिलरिटी है। ओके, देन दिया है कि कर्म करने से संबंधित योग कौन सा है। कर्म करने से संबंधित योग होता है हमारा कर्म योग, ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि ज्ञान और विवेक प्राप्त करने से संबंधित योग कौन सा है। जो ज्ञान और विवेक प्राप्त करने से संबंधित योग होता है वो होता है हमारा ज्ञान योग, ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। देन दिया है कि शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित योग कौन सा है।
जो हमें शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है वो होती है हठ योग से। ऑप्शन जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि मन के जागरण तथा ज्ञान केंद्रों को जगाने से संबंधित योग का नाम है। इस योग का नाम होता है हमारा राजयोग। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया है कि मन को स्वतंत्र रखने का योग कौन सा है। मन को स्वतंत्र रखने का योग होता है मंत्र योग। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग कौन सा है। व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग होता है लय योग। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि सघन भक्ति करने का योग कौन सा है। सघन भक्ति करने का योग होता है भक्ति योग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी उनको क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ है। उसके बाद दिया है कि हठ योग किन दो शक्तियों का परस्पर मिलन है। हठ योग जो होता है वो धनात्मक शक्ति और ऋणात्मक शक्ति। धनात्मक शक्ति होगी सूर्य द्वारा प्रतीकात्मक और ऋणात्मक शक्ति होगी चंद्र द्वारा प्रतीकात्मक। इनके द्वारा परस्पर मिलन होता है दो शक्तियों का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दिया है कि हठ योग के अविभाज्य तत्व हैं। हठ योग के अविभाज्य तत्व होते हैं मन का नियंत्रण, प्राणायाम यानी कि सांस पर नियंत्रण करना और नियमन करना, आसन जो शारीरिक मुद्राएं होती हैं, ये सभी हठ योग के अविभाज्य तत्व हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि योगासन करने का आदर्श समय कौन सा है। योगासन करने का आदर्श समय होता है प्रातःकाल। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि किस स्थिति में योगासन नहीं करना चाहिए। किस स्थिति में योगासन नहीं करना चाहिए, जटिल बीमारी की स्थिति में और तेज बुखार की स्थिति में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। देन क्वेश्चन नंबर 27 पर दिया है कि स्त्रियों को किस स्थिति में योगासन नहीं करना चाहिए। किस स्थिति में योगासन नहीं करना चाहिए, गर्भधारण की स्थिति में और प्रसूति के एकदम बाद की स्थिति में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों में। उसके बाद दिया गया है कि कौन सा कथन योगासन की उपयोगिता से संबंधित है। योगासन की उपयोगिता से संबंधित होता है योगासन शरीर को रचीला बनाता है। योगासन द्वारा जो फेफड़े होते हैं उनकी प्रसरण क्षमता बढ़ जाती है जिससे रक्त अधिक शुद्ध होता है। देन दिया गया है कि योगासन द्वारा कब्ज, गैस, मधुमेह, रक्तचाप, सिर दर्द आदि ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर दिया गया है कि घरेंट संहिता की रचना की गई थी। जो घरेंट संहिता है इसकी रचना की गई थी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि घरेंट संहिता के उपदेशक कौन है। इस संहिता के उपदेशक थे हमारे, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है घरेंट मुनि, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। देन दिया है कि निम्न में हठ योग का ग्रंथ है। हठ योग का ग्रंथ कौन सा है। हठ योग का ग्रंथ होता है हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और घरेंट संहिता, ये हठ योग ग्रंथ है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि घरेंट संहिता में कुल कितने श्लोक हैं। इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो होती है 353। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। योग सूत्र के रचनाकार सभी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, पतंजलि। उसके बाद दिया गया है कि चित्त वृत्ति निरोध का नियम किसने दिया है। जो चित्त वृत्ति निरोध का नियम दिया है ये दिया है पतंजलि ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि पतंजलि द्वारा मानी गई चित्त की वृत्तियां हैं। जो पतंजलि द्वारा मानी गई चित्त की वृत्तियां वो होती हैं चित्त, मूढ़, विक्षिप्त और निरुद्ध एकाग्र। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि पतंजलि योग सूत्र में कितने पादों का वर्णन है। जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें 4 पादों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि योग दर्शन के रचयिता कौन थे। योग दर्शन के रचयिता थे महर्षि पतंजलि। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि भारतीय दर्शनों में योग दर्शन किस श्रेणी में आता है। भारतीय दर्शनों में जो योग दर्शन होता है वो आस्तिक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि समाधि पाद में कितने सूत्र हैं। जो समाधि पाद होता है उसमें सूत्र पाए जाते हैं 21। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि आस्तिक दर्शन के कितने प्रकार हैं। जो आस्तिक दर्शन होता है इसके प्रकार पाए जाते हैं 6। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि योगासनों से शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं, प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता है तथा प्रत्याहार करने से मानस रोग समाप्त होते हैं। इंद्रियों को उनके विषय से अलग कर इष्ट प्रयोजन में लगा देना ही प्रत्याहार है। यह कथन किसका है।
ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था योग चूड़ामणि ने। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि योग चूड़ामणि का। क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा गया है कि संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है, यह कथन है। यह कथन किसका है? ये कथन था जो महर्षि वशिष्ठ थे उनका। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म के करने में जो कुशलता है उसका नाम ही योग है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया था गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि शरीर की स्थूलता कम होना, निरोगी होना, विषयों में आसक्ति न होना और शरीर में क्रांति, तेजस्विता होना, शरीर की मधुरता, शुभ गंध का होना, मलमूत्र अल्प होना, ये सब योग की पहली सिद्धि हैं। यह कथन है स्वातोसौ तरोपनिषद का। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि भय, क्रोध, आलस्य, अधिक शयन, अत्यधिक जागना, अधिक भोजन या बिल्कुल निराहार रहना आदि समस्त दुर्गुणों को योगी सदैव के लिए परित्याग कर दे। यह कथन किसका है? तो यह कथन था अमृतनोपनिषद का। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यानी अमृतनादोपनिषद। ऑप्शन उसके बाद दिया गया है कि योग का प्रकार है। योग का प्रकार कौन सा होता है? योग के प्रकार होते हैं मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, यानी ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान रखना कौन सा योग कहलाता है? इस योग को बोलते हैं हम लय योग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बंधों के अभ्यासों से शरीर को निर्मल बनाना तथा मन को एकाग्र करना कौन सा योग कहलाता है? मन को एकाग्र करने का जो योग है वो होता है हमारा हठ योग। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना कौन सा योग कहलाता है? तो इस योग को बोलते हैं हम राजयोग। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और अब जो हमारा यूनिट 3 का पार्ट 2 है, यानी आसन और प्राणायाम, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर को स्थायित्व एवं मन को ठहराव देने वाली शरीर की विशेष मुद्रा में रखने की स्थिति को कहते हैं। इस स्थिति को कहते हैं आसन। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि आसन करने का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आसन करने से व्यक्ति की जो शारीरिक विकलांगताएं हैं वो दूर हो जाती हैं, व्यक्ति की मानसिक कमियां दूर हो जाती हैं, व्यक्ति के मन और आत्मा में संतुलन बना रहता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया है कि आसन किस मुद्रा में किया जाता है? आसन किस मुद्रा में किया जाता है? बैठकर, खड़े होकर और लेटकर, इन सभी मुद्राओं में किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि योगासन के लिए किस प्रकार का स्थान होना चाहिए? योगासन के लिए समतल, साफ और शोर रहित ये सभी स्थान जो है होने चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी इस स्थान में ये विशेषताएं पाई जानी चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि पद्म का क्या अर्थ है? पद्म का अर्थ होता है कमल। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि पद्मासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो पद्मासन होता है उसको कमलासन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि महात्मा बुद्ध को बहुधा किस आसन में दर्शाया जाता है? जो महात्मा बुद्ध थे उनको पद्मासन में अधिक देखा गया। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि किस स्थिति में पद्मासन नहीं किया जाना चाहिए? किस स्थिति में पद्मासन नहीं करना चाहिए? बाहर धूप में कई घंटे खड़े रहने के पश्चात की स्थिति में, और स्थान अगर ऊबड़ खाबड़ हो उस स्थिति में पद्मासन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एवं बी दोनों स्थितियों में नहीं करना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया है कि पद्मासन का कौन सा लाभ है? पद्मासन का लाभ होता है कि शरीर की अतिरिक्त चर्बी जो है वो हट जाती है, पैल्विक क्षेत्र को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है, घुटने एवं टखनों में आई शक्ति को ठीक करने में अच्छा है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, उपयुक्त सभी। देन दिया गया है कि कौन सा कथन विराजासन की उपयोगिता से संबंधित है? विराजासन की उपयोगिता से संबंधित होते हैं पाचन में सहायक है, गैस की समस्या दूर करता है, घुटनों, टांगों, पैरों और जांघों के दर्द में कमी आती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद पूछा गया है कि विरजासन को कब किया जाता है? विरजासन को कब किया जाता है? खाने से पहले। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि किस आसन को दर्जी की सीट कहा जाता है? तो यहाँ पर आसन जो दिया गया है सुखासन, उसको दर्जी की सीट कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि कौन सा आसन
ध्यान मुद्रा से संबंधित है। ध्यान मुद्रा से संबंधित होता है पद्मासन, व्रजासन और सुखासन, ये सभी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है। सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित होता है पद्मासन। देन दिया गया है कि अत्यधिक मानसिक तनाव या दिल की बीमारी के उपचार अथवा शरीर व मन को आराम देने से संबंधित आसन है। तो यह आसन होता है स्वासन, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है कि किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है। किस आसन की आकृति होती है, ये हल आसन की, ऑप्शन जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा है। सर्प मुद्रा वाला जो आसन होता है वो होता है भुजंग आसन, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि कुंडलिनी छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा है। इस आसन को बोलते हैं भुजंग आसन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है। संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन होता है सर्वांगासन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि सर्वांगासन का नाम किस भाषा से लिया गया है। जो सर्वांगासन का नाम है वो संस्कृत भाषा से लिया गया, ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि किस आसन को सभी आसनों की जननी माना जाता है। जो हमारा सर्वांग आसन है उसको सभी आसनों की जननी माना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन 22 पर पूछा गया है कि सर्वांगासन किसके लिए अधिक उपयोगी है। जो सर्वांगासन होता है वो किसके लिए अधिक उपयोगी होगा, जिनके थायराइड में खराबी है या जो टॉन्सिल और गले के अन्य रोगों से पीड़ित हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है। टिड्डी मुद्रा से संबंधित आसन होता है शलभासन, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि शलभासन शब्द के 3 अक्षर किसके घोतक हैं। शलभासन शब्द के 3 अक्षर जो होते हैं वो शिव, इंद्र और शुक्र ग्रह के घोतक होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि धनुष यानी तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है। तो यह आसन होता है धनुरासन, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर जो है वो अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है। तो यह आसन होता है चक्रासन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि सिंह यानी कि शेर के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है। ये होता है हमारा सिंहासन, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है। तो महान योगी मत्स्येंद्र की जो देन है वो है मत्स्येंद्र आसन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, इनके नाम से ही पता चल रहा है। देन दिया गया है कि शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है। इस आसन को बोलते हैं हम अंजनी आसन, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान होती है। तो इस आसन का नाम होता है हमारा कुक्कुटासन, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति होती है। तो मोर की भांति जो आसन में मुद्रा होती है ये होती है मयूरासन में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इन सभी का इनके नामों से पता चल रहा है। देन दिया गया है कि कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है। हनुमान आसन कहलाता है वीरासन, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि नाभि परीक्षा के कितने आसन हैं। नाभि परीक्षा के 4 आसन होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि कौन सा नाभि परीक्षा से संबंधित आसन है। नाभि परीक्षा से संबंधित आसन होते हैं उत्तान पादासन, चक्रासन और मत्स्यासन, यानी कि ये सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद दिया गया है कि टीबी एवं दमा के मरीजों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है। टीबी एवं दमा के मरीजों के लिए सर्वांगासन उपयोगी होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है। मधुमेह के रोगियों के लिए जो आसन उपयोगी होता है वो होते हैं हलासन, चक्रासन और मत्स्यासन, ऑप्शन डी यानी करेक्ट होगा ये सभी। देन क्वेश्चन नंबर 37 पर दिया गया है कि कान, आँख व नाक के दर्द के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है। तो इसमें उपयोगी होते हैं सिद्धासन, सर्वांगासन और मत्स्यासन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि पुरानी कब्ज के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है। पुरानी कब्ज के उपचार हेतु हलासन, मयूरासन और मत्स्यासन ये सभी उपयोगी होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है। पाइल्स के उपचार हेतु जो हमारे गोमुख आसन है वो उपयोगी होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।
देन दिया गया है कि मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है। मोटापा कम करने के लिए धनुरासन और म्यूरासन ये दोनों उपयोगी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है। हृदय रोगों के लिए कौन सा आसन जो है वो लाभदायक होता है। तो हृदय रोगियों के लिए जो आसन उपयोगी हैं ये होते हैं श्वासन और सिद्धासन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। देन दिया गया है कि प्राणायाम का अर्थ है। प्राणायाम का अर्थ होता है सांस पर नियंत्रण, प्राणों पर काबू पाना और सांस का नियमन करना, यानी ये सभी। देन दिया गया है कि प्राणायाम के मुख्य घटक कौन से हैं। प्राणायाम के मुख्य घटक होते हैं पूरक, रेचक और कुंभक। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी श्वास को लेना, रोकना और उसे छोड़ना। देन दिया गया है कि प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं। प्राणायाम में सांस अंदर लेने को कहते हैं पूरक, और प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं। जो सांस बाहर छोड़ेंगे उसके बोलेंगे हम रेचक। देन प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं। प्राणायाम में सांस रोकने को कहते हैं हम कुंभक, यानी अंदर लेना पूरक, बाहर छोड़ना रेचक और उसको अंदर रोकना कुंभक। देन दिया गया है कि हम सांस कितने प्रकार से लेते हैं। हम सांस कितने प्रकार से लेते हैं, हल्की, मध्यम और गहरी, इन सभी प्रकारों से लेते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि किस प्राणायाम में मस्तिष्क के जीवन शक्ति वाले भाग को उत्प्रेरित किया जाता है। सूर्य भेदना प्राणायाम में मस्तिष्क के जीवन शक्ति वाले भाग को प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि भोरे की गुंजन जैसी सांस से संबंधित प्राणायाम कौन सा है। भोरे की गुंजन जैसी सांस से संबंधित प्राणायाम होता है भ्रमरी प्राणायाम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि प्राणायाम शरीर के किस भाग की मांसपेशियों को चुस्त बनाता है। जो प्राणायाम होता है वो शरीर के किस भाग की मांसपेशियों को चुस्त बनाता है, जिगर, प्लीहा और पैनक्रियाज, इन सभी को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि कौन सा कथन प्राणायाम की उपयोगिता का घोतक है। प्राणायाम की उपयोगिता का घोतक होता है कि यह नाड़ियों को शांत करके सभी तंत्रों को ठीक बनाता है, यह पाचन तंत्र को चुस्त बनाता है और यह नाड़ियों को मजबूत बनाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पर दिया गया है कि प्राणायाम का कौन सा लाभ है। प्राणायाम का लाभ होता है कि प्राणायाम विभिन्न तंत्रों को शीतलता प्रदान करता है। प्राणायाम आंखों व कानों को आराम देता है। प्राणायाम शरीर को फिट तथा स्वस्थ रखता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी। देन दिया गया है कि प्राणायाम किन रोगियों के लिए उपयोगी है। प्राणायाम किन रोगियों के लिए उपयोगी होता है, उच्च रक्तचाप वालों के लिए भी और निम्न रक्तचाप वालों के लिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि स्थिर सुखामासन आसन की यह परिभाषा है। क्या परिभाषा है, योग दर्शन की। ठीक है, आसन की यह परिभाषा है योग दर्शन की, स्थिर सुखमासन। देन दिया गया है कि श्वासन के लाभ हैं। श्वासन के लाभ होते हैं कि शरीर में स्फूर्ति, उमंग एवं उत्साह का संचार होता है। हृदय रोगियों तथा तीव्र रक्तचाप के रोगियों के लिए लाभकारी है। नींद की कमी जैसे रोगों में लाभकारी है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि नौकासन से लाभ है। नौकासन से क्या लाभ होते हैं, संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों और स्नायुओं के तनाव दूर होते हैं। संध्या समय, दिनचर्या के समय इस अभ्यास को करने से सारी थकान दूर होकर गहरी नींद आती है और शरीर स्फूर्ति से भर जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि धनुरासन से लाभ है। धनुरासन से क्या लाभ होते हैं, कमर दर्द सही करने के लिए यह आसन अधिक लाभकारी है। पेट, कमर व जांघों की चर्बी दूर कर शरीर को बलशाली व आकर्षक बनाता है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनी रहती है। उपयुक्त सभी, यहाँ पर डी करेक्ट होगा, यानी ये सभी। देन दिया गया है कि भुजंगासन से लाभ है। भुजंगासन से लाभ होते हैं कि फेफड़ों और गले के रोगों को ठीक करता है। कमर दर्द में यह आसन रामबाण है और इससे कब्ज, बदहजमी आदि विकार दूर होते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि ताड़ासन से लाभ है। ताड़ासन से लाभ होते हैं कि शरीर में हल्कापन का अनुभव होता है, मन स्फूर्ति प्राप्त करता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ये सभी यहाँ पर करेक्ट होंगे, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पर दिया गया है कि पेट के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है। पेट के बल लेटकर किया जाने वाले आसन होता है शलभासन और भुजंगासन, यानी कि ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। देन दिया गया है कि पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है। पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन जो होता है इसको बोलते हैं हम
सेतुबंधासन, हलासन और सर्वांगासन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, यानी ये सभी। उसके बाद दिए हैं कि योगासन के क्या लाभ है। योगासन के क्या लाभ होते हैं? शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील होता है, मांसपेशियों में दृढ़ता आती है और शरीर में रक्त संचार अच्छा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि भुजंगासन। भुजंगासन जो होता है वो क्या करता है? भुजंगासन पेट के घाव को ठीक करता है और थायराइड को ठीक करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए तथा बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने और ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन है। इस आसन को बोलते हैं हम पद्मासन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि रक्तहीनता के उपचार के लिए कौन सी क्रिया प्रभावी है। रक्तहीनता के उपचार के लिए कौन सी क्रिया प्रभावी होती है हमारी? जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं शलभासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। देन दिया गया है कि स्त्री रोगों में लाभप्रद आसन कौन सा है। स्त्री रोगों में लाभप्रद आसन होता है यहाँ पर चक्रासन, शलभासन और मर्जरीसन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि निम्न में किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हलासन नहीं करना चाहिए। तो हलासन नहीं करना चाहिए उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को, हृदय रोग वाले को और स्लीप डिस्क को। ये सभी करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि वह क्रिया जो घेंगा रोग के उपचार में लाभकारी है वह है। तो वो क्रिया होती है हमारी जालंधर बंध, हलासन और सर्वांगासन, यानी कि ये सभी। देन लास्ट पर दिया गया है कि निम्न में शरीर आसन कौन सा है। निम्न में जो शरीर आसन होता है वो होता है हमारा भुजंगासन, धनुरासन और सर्वांगासन। ये सभी शरीर आसन होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। और ये यूनिट 3 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसके पहले की जो हमारी यूनिट 1 और 2 है वो चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यूनिट 4 को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।